हेलो गाइस, ये है भूगोल का पार्ट नंबर 9 जो इस बुक का लास्ट पार्ट है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। सबसे पहली बात आती है इस पार्ट में पर्यावरण प्रदूषण कि पर्यावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसके कारण पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें कमी या गिरावट उत्पन्न होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। अब नंबर एक बात आती है कि वायु प्रदूषण कि जब वायु में धूल, धुआं, गैस, दुर्गंध आदि के स्तर में या स्तर की सीमा बढ़ जाती है तो वह मानव तथा जंतु संपत्ति आदि के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है या लगता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं या वायु प्रदूषण की को परिभाषित कीजिए। जब वायु में धूल, धुआं, गैसों, दुर्गंध आदि के स्तर की सीमा बढ़ जाती है तथा ये मानव तथा जंतुओं और संपत्ति पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है, जिसे वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है जल प्रदूषण कि प्राकृतिक जल में किसी अवांछित बाहरी पदार्थों का मिलना। जो प्राकृतिक जल है उसमें किसी बाहरी पदार्थों का मिलना जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसे जल प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, पशुओं मरे हुए मल 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 इत्यादि का मिलना, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न वह ध्वनि या विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ऐसी ध्वनि माने आवाज़ जो मानव द्वारा असहनीय हो, जिसको मानव सहन नहीं कर सकता, उसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है या उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब बात आती है नगरीय अपशिष्ट पर निपटान। नगरीय अपशिष्ट निपटान तो नंबर एक, घरेलू कचरे को सार्वजनिक भूमि पर या ठेकेदारों के स्थान पर डालना चाहिए। कि जो नगरीय अपशिष्ट है उसका निपटान किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो नंबर एक, जो घरेलू कचरा होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको सार्वजनिक भूमि पर या ठेकेदारों के स्थान पर डालना चाहिए। नंबर दो, इसका निपटान सही तरीके से करना चाहिए, अन्यथा गंदगी फैल जाएगी या गंदगी फैल जाती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। या जैसे शहरों के अंदर हम पॉलीथीन इत्यादि में कचरा डाल देते हैं या छिलका डाल देते हैं, तो उससे उसको बाह्य आने वाले पशु खा जाते हैं और पॉलीथीन के साथ ही उनको निगल जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद उनके जो आमाशय उसमें जाकर वो इकट्ठा हो जाती है, उनका पाचन नहीं हो पाता और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु तक हो जाती है। अगला आता है ग्रामीण शहरी प्रवास। सबसे पहली बात यह कि प्रवास किसे कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों का जाना ही प्रवास कहलाता है, किसी कार्य के लिए। अब ग्रामीण शहरी प्रवास इसका क्या है कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नगरों तथा शहरों में बस जाते हैं, जिसके कारण नगरों और शहरों की जनसंख्या है तेजी से बढ़ जाती है। तो जो लोग हैं ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों और नगरों में जाकर बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता है तथा अच्छी शिक्षा और संसाधनों की व्यवस्था होती है, जिससे लोग वहाँ जाकर बस जाते हैं और जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या है जो वे तेजी से वृद्धि करने लगती है। एक गंदी बस्तियों की समस्या। गंदी बस्तियों की क्या समस्या है? वह बस्तियाँ या ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर मकानों, स्वास्थ्य मतलब चिकित्सक सुविधाएं, पेयजल, पीने योग्य जल, प्रकाश मतलब लाइट जो होती है, बिजली, शौच आदि सुविधाओं का अभाव होता है। मतलब जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ऐसी बस्तियों को गंदी बस्तियों के नाम से जाना जाता है। इन बस्तियों के लोग गरीबी के कारण क्या करते हैं? नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, अपराध करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और पलायन आदि से क्या रहते हैं? प्रभावित रहते हैं। तो अगला कुछ पॉइंट है भूनिम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में आई कमी को भूनिम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। भूनिम्नीकरण की कृषि योग्य जो भूमि है
उसकी गुणवत्ता में जब कमी आ जाती है तो उसको भूनिम्नीकरण के नाम से जाना जाता है, मतलब पैदावार घट जाती है। एक मृदा अपरदन, मृदा के कटाव या उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है, जो जल के माध्यम से भी होती है। जो मृदा अपरदन है, जो मृदा अपरदन होता है वह पानी के कटाव और या बहाव, पानी के कटाव या बहाव की प्रक्रिया जो होती है उसको मृदा अपरदन के नाम जाना जाता है। ये वायु से भी होता है और पानी से भी होता है, क्योंकि वायु से भी जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है, जिससे जो उर्वरक क्षमता वाली जो ऊपरी परत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाने के कारण वहाँ पर पैदावार में कमी आ जाती है। उसी प्रकार जब पानी बरसात तेज होती है तो पानी का बहाव के कारण वो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और खेतों की जो उपजाऊ परत होती है मिट्टी की उसको बहाकर अपने साथ ले जाती है, और उस उन खेतों में या उस मिट्टी में पैदावार की कमी आ जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? वनों को अत्यधिक मात्रा में लगाना चाहिए और खेतों की मेड़ बांध देनी चाहिए, जिसको हम डोड़ बोलते हैं, वो मेड़ इत्यादि बांध देनी चाहिए, जिससे उसके कटाव को और बहाव को रोका जा सके। और इसके फायदे और भी हैं कि अगर हम मेड़ बांध देंगे तो उसका जल है जो बरसात का जल है उसी खेत में रुक रुक जाता है, रुकने के कारण वो मिट्टी में अंदर आसानी से चला जाता है, जिसके कारण भूमिगत जो जल है उसके में बढ़ोतरी होती है। अगला, प्रवास, कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान से दूसरे अस्थायी स्थान पर या स्थानों पर जाना प्रवास कहलाता है। अब वो शिक्षा के लिए चाहे प्रवास हो, चाहे रोजगार के लिए प्रवास हो, और चाहे वो चिकित्सक सुविधा के लिए प्रवास हो, और चाहे वो यातायात के संसाधनों के माध्यम से प्रवास हो, किसी भी कारण हो सकता है। नंबर एक, क्या कारण है प्रवास के? रोजगार प्राप्त करना, क्योंकि ग्रामों से लोग नगरों में और शहरों में जाते हैं तो रोजगार आसानी से वहाँ प्राप्त हो जाता है, एक रोजगार प्राप्त करना। दूसरा शिक्षा। तीसरा स्वास्थ्य सेवा, वो अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सक सेवा उपलब्ध हो जाती है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो जाती है, एक यातायात के संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लोग प्रवास करते हैं ग्रामीण से शहरी और नगरों के लिए। एक भूस्खलन, मिट्टी तथा चट्टानों का ऊपर से नीचे की ओर आना भूस्खलन कहलाता है। जो मिट्टी है तथा चट्टान है ये ऊपर से नीचे की ओर आती है या खिसक जाती है, जिसको भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अम्लीय वर्षा। जब वायुमंडल में सल्फर जब वायुमंडल में सल्फर एक गैस है, नाइट्रोजन भी एक गैस है, इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो वर्षा होने पर जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल इन ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ बरसता है, जिसे अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा संगमरमर को और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि संगमरमर के जो मकान आते हैं जहाँ संगमरमर लगा उनके में जो है उसको रंग को परिवर्तित कर देता है, धब्बा बन जाता है, उसको ग्रीन कलर कर देता है, एक पेड़ पौधों को सुखा देती है अम्लीय वर्षा। और खेतों में भी उर्वरक क्षमता है जो उसकी ऊपरी उसको कम कर देती, क्योंकि जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पैदावार भी कम होती है। अब इस पाठ के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर एक, अब हम देखें तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, कोयला से जो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, डीजल हो गए, इनका दहन, वाहित मल, औद्योगिक प्रक्रम मतलब उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक है। भारत की सबसे प्रदूषित नदियां जो हैं, भारत की सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित नदी है वो नंबर एक पर आती है गंगा, नंबर दो पर आती है यमुना, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित दो नदियां हैं। भारत में जल प्रदूषण के उत्तरदायी कारकों में नंबर एक धार्मिक मेले, जो भारत में जल प्रदूषण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले हैं वो है धार्मिक मेले, क्योंकि नदियों इत्यादि के किनारों पर लगते हैं। एक पर्यटन, एक तीर्थ यात्राएं शामिल है, क्योंकि पॉलीथीन इत्यादि को, बोतलों को उन नदियों में
या नहरों में डाल देते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। उसमें रहने वाले जीव जंतु उनको केमिकलों को खा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो और ज़्यादा जल प्रदूषण बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के कोई उपाय। वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? नंबर एक, यातायात के साधन है उनकी संख्या में कमी की जानी चाहिए, उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। एक, धुआं शुद्धक यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंपनी और जो उद्योग होते हैं उनमें जो धुआं शुद्धक यंत्र वो लगाना चाहिए। नंबर तीन, वृक्षों का रोपण अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, मतलब जो वृक्ष हैं वो अधिक से अधिक संख्या में लगाने चाहिए। एक, जीवाश्म दहन पर रोक लगाना चाहिए। वायु प्रदूषण के बारे में जनता को जागरूक भी करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण को रोका जा सके। अगर वायु प्रदूषण इसी प्रकार होता रहा तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण से सांस, फेफड़ों और आँखों अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती। तो ये थी भूगोल की बुक नंबर 1, जो आज पूरी हो चुकी है।